तो ब्रजभूषण शरण सिंह आज अयोध्या में मंदिर मंदिर क्यों घूम रहे थे? क्यों भगवान से लेकर महंत तक के पांव छूने पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह? हम आपको ये बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अभी तक अखिलेश यादव चुप क्यों हैं, जबकि जयंत चौधरी एक बार फिर खिलाड़ियों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे हैं। क्या है इसका सियासी नफा नुकसान? और साथ में अतीक अहमद के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटा शकील कहे जाने वाले अनिल दुजाना के एनकाउंटर की कहानी। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह को आज थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई दिखाई दी। दरअसल आज खिलाड़ियों की तरफ से जब वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप एफआईआर कराने आए थे, एफआईआर आपकी दर्ज हो गई, जांच हो रही है, अब आप क्यों आए हैं? अगर आपको आना ही है तो अब आप हाई कोर्ट आइए, निचली अदालतों में आइए और उसके बाद अपनी बात कहिए। आज के इस सुप्रीम कोर्ट में हुए कार्रवाई का असर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर दिखाई दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह आज क्षमा की मुद्रा में दिखे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि बड़ों को का काम है क्षमा करना, छोटे अगर उत्पात करते हैं तो वो उनका काम है, लेकिन हम इस वक्त क्षमा करने की स्थिति में। आपको बता दें कि अभी पूरा मामला चल रहा है। अभी दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, अभी चार्जशीट दायर होना बाकी है। इस मामले में आगे क्या होगा, कौन सा टर्न लेगा ये पूरा मामला, क्योंकि आरोप बेहद ही गंभीर लगाए गए हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को आज थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की बातों से जरूर मिली और उसके बाद वो अयोध्या पहुंच गए। हालांकि उनके घर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ही अयोध्या है और अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में गए। पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए। उसके बाद कई महंतों के पास वो आज आशीर्वाद लेने पहुंचे और आशीर्वाद लेते वक्त उन्होंने क्या क्या कहा है ये आप सुन लीजिए। ये एक और उनके कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि इतने आरोप के बावजूद उन्हें लगता है कि वो सही है। सुनिए क्या कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। देखिए, ये आज अयोध्या का कार्यक्रम मेरा पहले से तय था और उसी के तहत आज सब संत स्थानों का दर्शन करते हुए मैं अपने गुरु भाई महंत ज्ञानदास जी का आशीर्वाद लेने आया हूं और यहां से निकल रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं अयोध्या में मेरा बचपन बीता है, हनुमान जी में मेरी प्रमुख आस्था है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले से तय था। जहां तक आपको बहुत जिज्ञासा है, मैं इतना कहना चाहता हूं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम प्रभु क्या घट्यो, क्या रहीम प्रभु क्या घट्यो, जो भृगुमारी लात। जिसका जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव है मानव कल्याण का, मेरा स्वभाव है समाज कल्याण का, मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का। मैं अपना काम करता रहूँगा और जिसको जो करना हो करता रहे। और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा, आज मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे वो घूमते नजर आए और एक उन्हें अंदर की एक खुशी इस बात की थी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत ही सही उनके जख्मों पर मरहम लगाया है। लेकिन आखिर उन खिलाड़ियों का क्या, जो इतने समय से न सिर्फ धरने पर बैठी हैं बल्कि बीती रात जंतर मंतर पर पुलिस उन्हें हटाने पहुंची थी और तब खिलाड़ियों ने का जो रोते हुए तस्वीरें आई वो सबने देखा। खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ अब पुलिस भी ज्यादती कर रही है, उनके
उनके जो आरोप हैं अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि जो महिला खिलाड़ी हैं वो हर हाल में न्याय चाहती हैं और इसमें उनका न्याय उन्हें लगता है कि तभी मिलेगा जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो जाएगी। उधर अदालत ने एक मामूली राहत जरूर इस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह को दी है, लेकिन आखिर क्या बात है कि अखिलेश यादव अभी तक बिल्कुल शांत है, बिल्कुल चुप है और उन्होंने न कोई प्रतिक्रिया दी है ना ही कोई ट्वीट किया है। ऐसा नहीं है कि उनसे सवाल नहीं किए गए, उनसे सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन सवाल जब भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर पूछा गया उन्होंने आंसर सिर्फ निकाय चुनाव को लेकर दिया है। तो बड़ा साफ है कि अखिलेश यादव फिलहाल इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, वो अपने को इससे दूर रखना चाहते हैं और इसकी वजह राजनीतिक हो सकती है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह आसमान से गिरेंगे तो खजूर पर लटकेंगे, यानी कि अगर बीजेपी से गिरेंगे तो उनके पाले में आएंगे, ये एक वजह हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हाल के दिनों में इस बात की भी चर्चा चल पड़ी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव और जयंत के बीच कोई दूरी बन गई है। आज जयंत चौधरी जंतर मंतर पहुंचे थे। कल रात जब खिलाड़ियों को धरने से हटाने की कोशिश हुई, उनकी रोती हुई तस्वीरें सामने आई, उसके बाद आज जयंत चौधरी पहुंचे थे। उन्होंने ढांढस बंधाया और ये भी कहा कि न्याय होना चाहिए इन खिलाड़ियों के साथ। सुन लीजिए और देख लीजिए जंतर मंतर की वो तस्वीरें और क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी। देश के राजधानी से ऐसी तस्वीरें नहीं बननी चाहिए। पुलिस की वर्दी पहने अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी होती है। यहाँ कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, आज उनको जवाब देना चाहिए। क्या वो समझते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो पॉक्सो एक्ट में एफआईआर हुई उस पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, देश के वो पहलवान जिन्होंने मेडल जीते हैं देश के लिए, आज वो न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या वो बहुत बड़े अपराधी हैं पुलिस के नज़र में? जिस तरह से उनको घेरा गया, जिस तरह से उनके साथ मारपीट हुई, दुर्व्यवहार हुआ, ये निंदनीय है। जितनी हम इसकी आलोचना करें कम है, बर्दाश्त के बाहर है। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग तस्वीरें हैं, यानी कि अखिलेश यादव इस पर बोलना नहीं चाहते, वजह सियासी है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी से छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके अपने वोट की कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है। और अब कहा यह जा रहा है कि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और इस निकाय चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके असर भी पड़ सकते हैं। यानी कि जो वोटिंग हुई है या जो वोटिंग होने वाली है उसमें अगर ये मुद्दा लंबा खिंचता रहा तो इसका फायदा जयंत चौधरी को मिल सकता है। हालांकि ये तो अब रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि क्या सचमुच इस पर कोई बिरादरी की मुहर लगी या नहीं लगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी कुछ ऐसी सीटें जिस पर वो समझती है कि वो जीत रही है, अगर वो हार जाएगी जाट बहुल इलाके में, तो माना जाएगा कि इसका असर पड़ा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों खिलाड़ियों के बीच और खिलाड़ियों और ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच का जो ये टसल है, जो ये विवाद है, जो इतने गंभीर और संगीन आरोप हैं, इसका अंत क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं अतीक अहमद के बाद का सबसे बड़ा एनकाउंटर। अतीक अहमद प्रकरण के बाद इस बार यूपी एसटीएफ ने बाकायदा अनिल दुजाना को मार गिराया है। मेरठ में ये वाकया हुआ है और कहा यह जा रहा था कि मेरठ से अकेले जो अनिल दुजाना है, जो कि एक बड़ा गैंगस्टर, बड़ा माफिया, बहुत बड़ा पश्चिम का अपराधी था, जिस पर कई मुकदमे, कई दर्जन मुकदमे हत्या, फिरौती, लूट के रहे हैं और जो कितने बड़े सिंडिकेट चला रहा था इसका अंदाजा भी लोगों को नहीं था। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और साथ साथ बड़े गैंगवार में यह शामिल रहा है। सुंदर भाटी का कभी करीबी रहा और अब अलग होकर अपना अलग इसने साम्राज्य बना लिया था। आज एसटीएफ ने उसे मार गिराया है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा नाम था जिस पर एसटीएफ की नजर थी और आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। उसे कुल तकरीबन 13 से 18 गोलियां उसे इस मामले में चली हैं और कहा यह जा रहा है कि 12 राउंड फायर उसने किए, जबकि पुलिस की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से 6 राउंड गोलियां चली हैं और उसके पास से 2 पिस्टल, विदेशी पिस्टल बरामद हुए हैं। और उसके ऊपर जो आरोप हैं वो कईयों के हत्या का आरोप है। बड़े बड़े जो उस इलाके के बिजनेसमैन हैं उनसे उगाही करना, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के लोगों का अपहरण, पैसे वसूलना और साथ साथ
दूसरे गैंग के लिए काम करना। अब वो अपना गैंग लगभग बना चुका था। लेकिन बात यह है कि अतीक अहमद को लेकर जिस तरीके से सियासत हुई, जिस तरीके से इसे धर्म के चश्मे से भी देखा गया, क्या अनिल दुजाना जो कि गुर्जर बिरादरी से आता है उसे लेकर भी कोई बात होगी? बीजेपी ने आज इस हत्या के बाद, इस एनकाउंटर के बाद एक सवाल उठाया और कहीं यह मुद्दा पॉलिटिकल टर्न न ले ले। बीजेपी ने अतीक अहमद को काउंटर करते हुए यह सवाल पूछा कि क्या अब अनिल दुजाना का भी जाति और मजहब देखी जाएगी? सुनिए राकेश त्रिपाठी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने आज जिस तरह से अनिल दुजाना जैसे कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया है, ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य के उन तमाम निवासियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है जो कहीं ना कहीं अनिल दुजाना की दहशत से भयाक्रांत होते थे, उससे दहशत में रहा करते थे। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने आज जवाबी कार्रवाई में मार गिराया जब अनिल दुजाना ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। और ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। और ये सवाल आज उन राजनीतिक दलों से, उन खैरख्वाहों से भी है जो माफियाओं की जाति मजहब देखा करते हैं। क्या वो अनिल दुजाना के भी जाति और मजहब देखेंगे? तो लगातार योगी सरकार की कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जारी है। और कहीं ना कहीं अगर हाल के 3 बड़े अपराधों को देखें तो सबसे पहले आदित्य राणा जो कि पश्चिम का एक बड़ा टेरर था, जो कि ठाकुर बिरादरी से आता था, पहले एनकाउंटर उसका होता है। फिर पूरा अतीक प्रकरण होता है जिसमें कि असद का एनकाउंटर होता है और अतीक और अशरफ हमले में मारे जाते हैं। बहुत सवाल खड़े होते हैं। और आज अनिल दुजाना जो कि उस पूरे इलाके का बहुत बड़ा नाम था, खास करके शामली के मुकीम काला और मुन्ना बजरंगी के बाद सबसे बड़ा नाम कोई था तो यही था अनिल दुजाना। सुंदर भाटी इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन एक पूरा का पूरा जो बड़े नामों का एक गिरोह था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफाई की तरफ है। और बीजेपी अब इस पर अपनी पीठ थपथपाती दिख रही है कि उसने सरकार ने कभी भी जो अपराधी हैं उन्हें लेकर जातियों का भेद नहीं किया है। यानी पहले आदित्य राणा जो कि ठाकुर बिरादरी का था, फिर अतीक अहमद का पूरा जो प्रकरण था जिसमें मुस्लिम थे, और अब अनिल दुजाना जो कि गुर्जर बिरादरी का था। तो ये इन तमाम जो बड़े नाम थे, इन पर अपराध पर इनके ऊपर इनाम थे। और अब स्थिति ये है कि ये पूरी तरीके से सरकार को लगता है कि उसे अब क्रेडिट मिलना चाहिए कि उसने बिना जाति और धर्म देखे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।